हम सब मेक इन इंडिया की कहानी सुनते आए हैं, लेकिन आज हमारे पास जो रिपोर्ट है वो इस कहानी का एक तरह से रियलिटी चेक है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या जमीन पर हकीकत नारों से मेल खाती है? हमारे पास इंडिया स्टैंडिंग इन द 2026 एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं और आज हम जरा गहराई से समझेंगे कि 11 एशियाई देशों में भारत की छठी रैंकिंग का आखिरी मतलब क्या है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये इंडेक्स आखिर है क्या और इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया जाता है? देखिए, ये जो इंडेक्स है जिसे एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स या AMI कहते हैं, ये कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा। इसे हांगकांग की एक फर्म है डिजाइन शिरा एंड एसोसिएट्स, वो निकालती है और निवेशक और बड़ी कंपनियां इस पर बहुत भरोसा करती हैं। क्यों? मतलब इसमें ऐसा क्या खास है? खास ये है कि ये सिर्फ ये नहीं देखता कि किसने कितना माल बनाया। ये 8 मुख्य पैमानों और 43 अलग अलग बातों पर किसी देश के मैन्युफैक्चरिंग की पूरी ताकत को तौलता है। 43? जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे एक पैरामीटर है कस्टम्स क्लियरेंस में लगने वाला औसत समय। अब रिपोर्ट बताती है कि सिंगापुर में ये कुछ घंटे हैं, जबकि भारत में अभी भी इसमें 1-2 दिन लग सकते हैं। सुनने में तो ये छोटा सा अंतर लगता है, लेकिन सोचिए जो कंपनी रोज हजारों कंटेनर मंगाती है, उसके लिए छोटा सा अंतर बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। यही इस इंडेक्स की खासियत है। ये ऐसी ही छोटी छोटी मगर जरूरी बातों को पकड़ता है। समझ गई। तो ये इंडेक्स सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि पूरी कहानी बताता है। और इस साल की कहानी में कुछ हैरान करने वाले मोड़ हैं। जी, काफी। मलेशिया का दूसरे नंबर पर आना, ये तो बहुत चौंकाने वाला है। वियतनाम को तो सब अगला चीन मान रहे थे। सही बात है। रिपोर्ट बताती है कि मलेशिया ने ऐसा क्या अलग किया। ये बहुत दिलचस्प है। रिपोर्ट इशारा करती है कि मलेशिया ने बहुत चुपचाप अपने लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स पर बहुत काम किया है। अच्छा। उन्होंने खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए नियमों को बहुत आसान बनाया है। तो जहां सब वियतनाम पर ध्यान दे रहे थे, हाँ। मलेशिया ने अपनी कमियों को दूर कर लिया। मतलब कंपटीशन बहुत तेज है। बहुत ज्यादा। कोई भी देश अपनी जगह को हल्के में नहीं ले सकता। एक मिनट, लेकिन सिंगापुर ने दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ दिया। दक्षिण कोरिया मतलब सैमसंग और हुंडई का घर, एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। ये कैसे हुआ? ये इस इंडेक्स की एक और खास बात दिखाता है। ये सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों को नहीं देखता। तो फिर सिंगापुर की ताकत है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक स्थिरता और जबरदस्त कानूनी ढांचा। अच्छा। भले ही वहां जमीन कम हो, लेकिन एक हाईटेक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी के लिए ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। दक्षिण कोरिया मजबूत है, पर नियमों की जटिलता और लेबर मार्केट के कुछ मुद्दों ने उसे थोड़ा सा पीछे कर दिया। ठीक है, तो अब आते हैं भारत पर। छठा स्थान। एक तरफ तो हम टॉप 10 में हैं, लेकिन चीन, मलेशिया, वियतनाम ये सब हमसे आगे हैं। जी। रिपोर्ट भारत के किन कमियों की ओर इशारा करती है? रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत में क्षमता तो बहुत है, लेकिन हम गति में मतलब स्पीड में मार खा जाते हैं। सुधार हो रहे हैं, पर शायद उतनी तेजी से नहीं जितनी जरूरत है। रिपोर्ट में औद्योगिक समूहों को मजबूत करने की बात भी कही गई है। हाँ। औद्योगिक समूह यानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे। इसका मतलब है एक ही जगह पर किसी एक इंडस्ट्री के लिए सारी जरूरी चीजें मौजूद हों। जैसे सप्लायर्स, कुशल लेबर, अच्छी सड़कें, पोर्ट तक आसान पहुंच। जैसे गुजरात का ऑटोमोबाइल क्लस्टर है या तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर। रिपोर्ट का कहना है कि हमें ऐसे और भी वर्ल्ड क्लास क्लस्टर बनाने होंगे, जहां किसी कंपनी को आने के बाद ये सोचना ना पड़े कि कच्चा माल कहां से आएगा या तैयार माल पोर्ट तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि भारत जैसे विशाल और जटिल देश के लिए छठे स्थान पर होना भी एक बड़ी उपलब्धि है? मलेशिया या सिंगापुर जैसे छोटे देशों से हमारी तुलना करना, क्या ये सेब से संतरे की तुलना करने जैसा नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और रिपोर्ट भी इस बात को मानती है। भारत का आकार और विविधता ही उसकी ताकत भी है और चुनौती भी। तो फिर? लेकिन जब एक ग्लोबल कंपनी निवेश करने का सोचती है, तो वो देश का आकार नहीं देखती, वो देखती है कि उसका पैसा कहाँ सबसे सुरक्षित रहेगा और मुनाफा सबसे ज्यादा होगा। मतलब इस दौड़ में साइज से ज्यादा स्पीड और सरलता मायने रखती है। बिल्कुल। इसलिए ये रैंकिंग एक रियलिटी चेक है कि हमें अभी और तेज दौड़ना होगा। तो कुल मिलाकर ये रैंकिंग भारत के लिए एक आईने की तरह है। क्षमता अपार है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है और तेजी से बदल भी रहा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या?
जैसे जैसे दुनिया की सप्लाई चेन चीन से बाहर निकलकर नए ठिकाने खोज रही है, क्या भारत सिर्फ एक विकल्प बनकर रह जाएगा? या फिर वो अपनी उत्पादकता, इनोवेशन और नीतियों को तेजी से लागू करके एशिया की मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था का एक ऐसा खिलाड़ी बन सकता है जिसे कोई नजरअंदाज ना कर सके? असली खेल तो अब शुरू हुआ।